माशाल्लाह कितनी सोनी है मेरी नूह। अम्मा सदके वारी जाती उसके पास आई थी, जबकि वो तो कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी अच्छी खासी घबरा रही थी। कल तक तो उसे अम्मा बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी की महसूस हुई थी, लेकिन आज उसे उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा था। वो भी खुशी खुशी उनसे मिलने लगी थी। अब कोई उसे अहमियत दे रहा था तो वो क्यों पीछे हटती। उसका इरादा तो वैसे भी उसके घर के सामने वारिक की हकीकत लाना था, और इस सब को वो थोड़ी बहुत सिंपथी इकट्ठे करने के बाद करने का इरादा रखती थी कि वारिक के बारे में सब कुछ बता देती, और ख़ासकर अम्मा को। जिस तरह कल वारिक उनके सामने सर झुकाए बैठा था, वो ये समझ गई थी कि वो अपनी अम्मा की बहुत इज्जत करता है, और अपनी अम्मा के सामने उसने अपना बहुत अच्छा इमेज बना कर रखा है, और उसका इरादा उसके झूठे इमेज को चकनाचूर करने का था। अम्मा उसे थामते हुए टेबल पर ले जाने लगी। जब उसकी नज़र वारिक पर गई, बेसाख्ता उसका हाथ अपने होंठों पर गया। उसका दिल चाहा कि अपने लबों को रगड़ कर रख दे, क्योंकि उसका लम्स एक बार फिर उसे अपने होंठों पर महसूस होने लगा, बल्कि कांटे की तरह चुभने लगा। जबकि उसको अपने होंठों की तरफ हाथ ले जाते देख न जाने क्यों वारिक अपनी हंसी छुपाने के लिए चेहरा झुका गया। आप आराम से बैठें। क्या हुआ? आप आराम से क्या बैठे हैं? बहू पहली मर्तबा आपसे मिल रही है, उसका शगन दें। अम्मा उसे एक आदमी के पास लेकर आई थी। उस आदमी की शक्ल ताशफैन से कितनी मिलती थी, वो हैरान हुई थी। बाबा ने ऊपर देखते जेब में हाथ डाला और जितने नोट हाथ में आए उसकी हथेली पर रख दिए। उन्होंने एक शिकवा कुनान नज़र अपने बेटे को भी देखा, जो मज़े से नाश्ता करने में मसरूफ़ था, जैसे यहाँ होती किसी भी कार्रवाई से उसका कोई ताल्लुक ना हो। जल्दी से नाश्ता करो और सीधे टीवी लाउंज में पहुँचो, तुम लोगों का टेस्ट लेकर मैं ऑफिस जाऊँगा। वो नाश्ते से फारिग होकर उठते हुए बोला था। जब उन दोनों ने एक साथ नज़र उसकी तरफ दौड़ाई, वो घबरा कर रह गई। उसे चक्कर आने लगे थे। उसने अचानक हाथ अपने माथे पर रखा और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरी। वहाँ मौजूद सब लोग घबरा कर उसकी तरफ भागे थे, और वो दोनों नमूने एक दूसरे को देखने लगे कि भाभी तो इतनी टेंशन दे दी थी कि पहले ही दिन बेचारी बेहोश हो गई। वारिक इसे अंदर लेकर चलो, डॉक्टर को बुलाते हैं। अम्मा परेशानी से दिल थामे वारिक से बोली, जबकि वो उनकी तरफ देखता हाँ में सर हिलाता। अपने बाजुओं में उठाते उसे बेडरूम में ले आया। बच्ची ने नाश्ता भी नहीं किया, पता नहीं रात को भी खाना ठीक से खाया था या नहीं। मेरी भी मत मारी गई थी, मुझे खुद उसे अपने सामने बैठा कर खाना खिलाना चाहिए था। आप खड़े क्या हैं, डॉक्टर को बुलाएं। वो खुद को कोसती इब्राहिम साहब को देखकर बोली, जिस पर वो फौरन हाँ में सर हिलाकर डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए भागे। घबराने की कोई बात नहीं, शायद घबरा कर बेहोश हो गई। पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा ना, बाहर से आई लड़कियां अक्सर घबरा जाती हैं। डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद कोई भी वजह निकालने में नाकामयाब होते हुए बोला, इन्हें होश आ चुका है, आप इन्हें ठीक से खाना खिलाएं और अच्छा माहौल फराहम करें, इंशाल्लाह जल्द सेटल हो जाएंगी। डॉक्टर तफसीलात बताते वापस जाने की तैयारियां करने लगा, जबकि वारिक ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मीटिंग शुरू होने में मुश्किल से आधा घंटा बाकी था, और ये वक्त वापस जाते ही निकल जाना था। 1 घंटे से ज़्यादा तो यहाँ बर्बाद हो चुका था उसका। अम्मा को खुदा हाफिज़ कहता वो निकल आया तो अम्मा उसे कोसती रह गई। बीवी बीमार है, लेकिन उसने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस जाना उसका बहुत ज़रूरी था। उसके बाबा भी साथ ही आए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर भाभी के पास बैठो, मैं उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। वो उन दोनों को डांटते हुए बोली तो वो दोनों भागकर भाभी के कमरे में पहुँच गए। सॉरी भाभी जान, वो दोनों कान पकड़ने लगे, जबकि वो बैकग्राउंड से टेक लगाए कमरे का मुआयना कर रही थी। सॉरी के बच्चे, तुम लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, वो उन दोनों को घूरते हुए बोली। थैंक यू? मगर किस लिए? छोटू उसकी गोद में चढ़ते हुए बोला, जबकि अहमद भी उसके साथ ही बैठ गया। भाभी जान होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए वो आंख दबाती शरारत से बोली, तो जब दोनों हैरानगी से देखने लगे उसे, और फिर अचानक छोटू बेड पर खड़ा होता उसे घूरने लगा और अपना हाथ अपनी पैंट की पिछली जेब में ले जाते चॉकलेट निकाल कर उसके सामने की। आपका ऑस्कर अवार्ड भाभी जान। उसने उसको ऑस्कर अवार्ड देते हुए कहा, तो उसने भी एक अदा से बाल पीछे करते अपना ऑस्कर अवार्ड बड़े नाज से थामा था। कोई तो था जो उसकी एक्टिंग की कदर करता था। उसने खुशी से झिलमिलाती आंखों से उन दोनों को खुद से लगा लिया। शुक्रिया मेरे नमूनों, मेरा मतलब है मेरे नगीनों, सिर्फ तुम लोगों को ही मेरी एक्टिंग की कदर है। वो खुशी से सरशार हुए जा रही थी, जबकि वो दोनों अपने जैसी भाभी मिलने पर खुश थे। उसकी आंख खुली तो वो उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पिछले 3-4 दिनों से तो वो मुसलसल अस्पताल के चक्कर काट रहा था। कल रोज़ ने हॉस्पिटल से फ्री हो जाना था, और फिर उसकी फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जानी थी। वो फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले तनावुश को हर तरह से अपना बना लेना चाहता था। अब इस लड़की से दूर रहना उसके बस से बाहर था। उसने मोबाइल निकाल कर रोज़ को कॉल की। हाय रोज़, कैसी हैं आप?
तबीयत कैसी है अब आपकी? वो लहजे में अच्छी खासी उदासी समोए हुए बोला तो तनावुश की आंख खुल गई। उसे समझ ना आया कि वो उदास क्यों है, और फिर फ़ोन पर भी इंग्लिश में ही बात कर रहा था। हाय ताइश, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। रोज़ परेशान हुई थी उसके लबो लहजे से। रोज़, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कल उनको दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बेहद परेशानी से बोला, जबकि तनावुश तो बस उसके लबो लहजे को नोट करते उसके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उठकर बैठने लगी जब अचानक ताशफैन ने अपनी टांग उस पर रखकर उसे अपने करीब लेटा लिया। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए, इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं, मुझसे ज़्यादा उन्हें उनकी दूसरी फैमिली की ज़रूरत है। उनकी फैमिली उनके साथ जा रही है। बस आज का दिन ही मैं उनके पास रुकूंगा, शायद मैं आपसे मिलने ना आ सकूं। मेरी मॉम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी बेहद ख़ास फ़र्द हैं मेरी ज़िंदगी का, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बता देना चाहिए। ओह डार्लिंग, तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। कोई बात नहीं, तुम आज का दिन अपनी माँ के साथ गुजारो, मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगी। दूसरी तरफ से रोज़ ने जैसे दिल पर पत्थर रख कर ये अल्फाज कहे थे। थैंक यू सो मच रोज़, मैं जानता हूँ आप इस वक्त तनहा महसूस कर रही हैं, आपको एक दोस्त की ज़रूरत है और मुझे आपके पास होना चाहिए। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आपके पास ज़रूर आता। उसने मज़ीद मक्खनबाजी की। मैं जानती हूँ डार्लिंग, तुम्हें भी बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं। अब आप जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो, हम बाद में बात करेंगे। रोज़ ने मुस्कुराते हुए अलविदाई कलाम कहे तो उसने भी खुशी खुशी फ़ोन बंद करके अपने हिसार से निकलती अपनी बीवी को देखा। कहाँ भागने का इरादा है जाने मन, ऐसे ही छोड़ूंगा क्या? आप बहुत ही झूठे इंसान हैं, इतना झूठ बोला आपने, वो गुस्से से घूरते हुए बोली। तो हैरानगी से वो उसे देखने लगा। क्या वो उसकी इंग्लिश में की गई सारी बातों को समझ चुकी थी? क्या झूठ बोला है मैंने? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। यही कि आपकी अम्मी बीमार है और वो अस्पताल में एडमिट है, आपने बोला था कि नहीं? जबकि वो इम्प्रेस होने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। शुक्र है 1.5 महीने के बाद कुछ पल्ले तो पड़ा। हाँ, यही कहा था मैंने कि क्योंकि मेरी बॉस थी फ़ोन पर, अस्पताल बुला रही थी फिर मुझे वो, लेकिन मेरा इरादा तो आज अपने और आपके सारे पर्दों को हटाने का, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और सुनो, अलमारी में जाकर अपने लिए रखा मेरा गिफ्ट देखो, आज रात को वही ड्रेस पहनना, हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं। जबकि वो जहाँ ये समझकर खुश हुई थी कि उसने ठीक से इंग्लिश को समझना शुरू कर दिया, वहीं उसके इतने बड़े झूठ पर उसे समझाना चाहती थी कि ये गलत है, लेकिन उसकी बेबाक हरकतों ने उसे उससे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त शर्माना घबराना बंद करो, जितना भी शर्माना हो ना, बाद में शर्मा लेना, कभी मना नहीं करूँगा। वो जल्दी से उठकर ड्रेस देख लो, तब तक मैं अपनी स्पेशल नाइट का कुछ इंतज़ाम कर लूँ, फिर वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। ये तो हो तो गई, वो मिनमिनाई थी। ये मैंने की है, तुम्हारी अभी रहती है, वो सख्ती से घूरते हुए बोला, जबकि वो निगाह भी ना उठा पाई। उसने अलमारी खोली तो उसमें पैकेट उसे पड़ा नजर आया। यही वो ड्रेस था जिसका ताशफैन जिक्र कर रहा था। उसने पैकेट निकाल कर बाहर रखा। अब वो उस पर गौर व फिक्र करने लगी। पैकेट काफ़ी बड़ा था, उस हिसाब से ड्रेस भी काफ़ी भारी लग रही थी। उसमें ड्रेस थी, ये बात ताशफैन खुद उसे बता चुका था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे खोला और लम्हे में ही बेहद खूबसूरत रेड कलर की फ़्रॉक उसके सामने खुल चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो उसे स्ताइशी नज़रों से देखने लगी। वो उस खूबसूरत ड्रेस को पहनने वाली थी, ये सोच ही बेहद हसीन थी। लॉन्ग फ्रॉक के साथ मुकम्मल स्लीव्स थीं जो कि बेहद हसीन थी। फ्रॉक भी पूरी बेहद हसीन भी पूरी फ्रॉक पे डायमंड्स लगे थे जो उसे मज़ीद हैवी बना रहे थे। इतनी भारी ड्रेस तो दुल्हन की होती है, वो बेसाख्ता कह बैठी जब उसे अपने गिर्द उसके बाजुओं का हिसार मिला। तो तुम मेरी दुल्हन ही तो हो, और आज रात मैं तुम्हें अपनी दुल्हन ही बने देखना चाहता हूँ। वो उसके कानों में मीठे लहजे में बोला तो वो शर्मा कर निगाहें चुरा गई। फिर से शर्माना शुरू कर दिया तुमने? ये काम तुम्हें आज रात को करना है। फ़िलहाल इस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर इसे मज़ीद खूबसूरत बना दो। वो अपने फ़ोन पर आती मोबाइल पर कॉल पर मुतवज्जो हुआ, जबकि वो ताशफैन की इतनी तवज्जो और मोहब्बत पर सरशार होती, उसकी पसंद में ढलने लगी थी। आज वो पूर उसके लिए सजने को तैयार थी। वो खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। ये ड्रेस बहुत भारी लग रहा था। ताशफैन की पसंद इतनी आला हो सकती है उसने कभी सोचा भी ना था, लेकिन उसकी सोच से वो शख्स बहुत आगे तक जा चुका था। उसने आईने के सामने घूमकर अपने आप को उस खूबसूरत ड्रेस में पूरी तरह देखा। वो ये रंग बहुत कम पहनती थी, क्योंकि ताई अम्मी का मानना था कि लड़कियों को इतने ब्राइट कलर शादी के बाद अपने शोहर के लिए पहनने चाहिए, और आज ये ड्रेस पहनकर
वो खुद को जितना हसीन लग रही थी, यकीनन उससे कहीं ज़्यादा वो ताशफैन को हसीन लगने वाली थी। वो उसी पैकेट से मज़ीद चीज़ें चेक करने लगी जिसमें जूते थे। ताशफैन को उसकी हर चीज़ का ख़याल था। वो उसके लिए फ़्लैट शूज़ लेकर आया था। शायद वो समझ सकता था वो हील में नहीं चल सकती सही तरह, इसलिए वो उसकी पसंद के मुताबिक उसके लिए फ़्लैट शूज़ लाया था। साथ में एक दुपट्टा भी था। ताशफैन की तरफ से इतनी तवज्जो पाकर वो आसमानों में उड़ रही थी। ये सच था कि वो उसे बहुत अहमियत देने लगा था। उसे लग रहा था मायरा के जाने से उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। मैं आपको बहुत खुश रखूँगी ताशफैन, मैं आपको कभी खुद से शिकायत का मौका नहीं दूँगी। वो खुद को आईने में देखते ताशफैन से मुखातिब थी। वो वक्त दूर नहीं जब वो उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगी और फिर उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान ले जाएगी। उसने कमरे में कदम रखा तो वो आईने के सामने गोल गोल घूमकर अपने ड्रेस को पूरी तरह देख रही थी। उसका ये अंदाज़ बच्चों जैसा सीधा उसके दिल में उतर रहा था। वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसकी हरकतें देखने लगा। फिर आईने के सामने रुककर उसने मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाया। आवाज़ इतनी कम थी कि वो ठीक से सुन नहीं सका, लेकिन उसके लबों की हरकत पर उसने अपना नाम पढ़ लिया था, जिस पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। पिछले कुछ दिनों से वो उस लड़की के लिए कितना तड़प रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। उसे हासिल करना उसका जुनून बनता जा रहा था। वो उसकी बीवी थी, उसकी मिल्कियत थी, और वो अपनी मुकम्मल ही मिल्कियत को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो उससे मोहब्बत करती थी, ये जानते हुए भी वो उससे दूर था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उससे दूर नहीं रहेगा। वो उन दोनों में मौजूद हर तरह के पर्दे को आज हटा देने का इरादा रखता था। आज वो उसके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ बनाने जा रहा था। आज वो सिर्फ उसके जिस्म का नहीं, अपनी रूह का हिस्सा भी उसे बना लेगा। वो पहली बार किसी पर एतबार कर रहा था। उसे मोहब्बत हो गई थी, वो चाहने लगा था उसे। वो उसे यहाँ लेकर आया था, उसे अजियत देने के लिए, अपने बाप को ये बताने के लिए कि वो गलत ही कर रहा है। लेकिन यहाँ वो खुद ही उस लड़की की जुल्फ़ों का असीर हो गया था। वो नहीं रह सकता था उसके बिना। मोहब्बत हो गई थी उसे, बेपनाह मोहब्बत, और अब वो अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता था। आज वो उसकी सारी शर्म व हया को खुद में समेट कर उसे अपनी रूह का हिस्सा बना लेना चाहता था। वो उसे अपने दिल की धड़कनों में बसा लेना चाहता था। आज उसके दिल की धड़कनें वो अपनी धड़कनों के साथ सुनने वाला था। यकीनन धड़कनों के ये तालमेल, ये संगम एक अलग ही सरूर पैदा करने वाले थे। आज वो दोनों एक दूसरे के होने वाले थे, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खोने वाले थे, हमेशा के लिए एक दूसरे में खोने वाले थे। वो उसे मज़ीद देखना चाहता था, लेकिन आज जो इंतज़ाम करवा रहा था उसकी वजह से बार बार उसका फ़ोन बज रहा था। खुदा का शुक्र था कि ये फ़ोन रोज़ का नहीं था, बल्कि उन लोगों का था जिनका फ़ोन चाहता था वो आए। डार्लिंग, तुम तैयार हो तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। वो अंदर दाखिल होता उसे एक भरपूर निगाह से देखते हुए बोला, कैसी लग रही हूँ मैं? उसने अपनी फ़्रॉक को उंगलियों की मदद से ऊपर उठा रखा था। अभी पूछोगी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं वहीं चल कर दूंगा, वो भी तफसील के साथ। आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, मेरी ज़ुबान से नहीं, बल्कि मेरे लबों से, मेरे अंदाज से, मेरी मोहब्बत और दीवानगी से। चलो, वक्त पर बात मत करो। वो उसका हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। जब उसे चलने में मुश्किल होने लगी तो उसने खुद ही मुस्कुराकर सर खम किया और उसकी फ़्रॉक को दाईं तरफ से ऊपर उठाया, जिससे अब वो आसानी से चल पा रही थी। उसका ये केयरिंग अंदाज उसे बहुत अलग लगा, जबकि तनावुश के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, ये भी तो बताएं। वो नीचे आई तो उसे यही लग रहा था कि वो उसे अपने साथ रोज़ की तरह बाइक पर बिठा कर ले जाएगा, लेकिन उसे बड़ी सी काले रंग की गाड़ी नज़र आ रही थी, जिसके बाहर एक आदमी खड़ा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फ़िलहाल तुम्हारा जवाब ये है कि तुम अपने शोहर के साथ उसकी पसंदीदा जगह पर जा रही हो, बाकी मज़ीद कोई सवाल नहीं। वो उसके लबों पर उंगली रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, जब वो मज़ीद उससे कुछ नहीं पूछ पाई थी। जानती हो जान, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते मुझे ख्याल आया कि मुझे तुम्हारे लिए मेकअप की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। फिर सोचा तुम लबों पर लिपस्टिक लगाओगी तो मुझे जलन होगी। वो कहाँ जा रहे थे उसे इस बात का तो अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो अपने हमसफ़र के साथ थी।
गाड़ी रुकी तो ताशफैन ने पहले नीचे उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर हाथ बढ़ाते उसे सहारा दिया। तनावुश ने ज़मीन पर कदम रखा तो सामने छोटा सा वुड हाउस आया। मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना भी ऐसा बनवाने का इरादा रखता हूँ जहाँ हम दोनों आकर अपना खूबसूरत वक्त बिताया करेंगे। फिलहाल यहीं से शुरुआत करते हैं। वो गाड़ी वाले को जाने का इशारा करता उसे अंदर चलने का कह रहा था, जबकि वुड हाउस के रास्ते पर लगी छोटी छोटी सी लाइट उसे रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। सामने छोटा सा वुड हाउस बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाते उस खूबसूरत जगह को देख रहे थे, लेकिन ताशफैन तो जैसे बेकरारियां आज अरूज पर थीं उसकी। वो उसे अपने बाजुओं में भरते खुद ही उठाकर वुड हाउस के अंदर कदम बढ़ाने लगा। वो उसे यूं ही सामने की तरफ लेकर आया तो सामने एक काफ़ी बड़े साइज का बेड था, साथ ही थोड़े फासले पर ओपन किचन। ये देखने में सिर्फ एक कमरा था, लेकिन यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। सच कहूँ तो मेरे दिल में अपना घर लेने के अलावा कभी कोई सोच आई ही नहीं थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया, माँ ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। मेरे पास घर ही नहीं था रहने के लिए, इसलिए सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा, छोटा सा ही सही, लेकिन मैंने अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाया। और अब मेरा ख्वाब तुम्हारे साथ एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का है, और मुझे यकीन है मेरा ये ख्वाब भी पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे इस ख्वाब में तुम मेरे साथ होगी। और आज ताशफैन इब्राहिम को सिवाय तुम्हारे कुछ और नहीं चाहिए। उसका लहजा सच्चा था, जिसे महसूस करके उसे अपनी खुशकिस्मती पर नाज होने लगा। मेरे ख्याल में हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो सामने रखे मेज़ की तरफ ले जाते उसे इशारा करते कहने लगा, केक? ताशफैन, आज किसी की बर्थडे है क्या? वो केक को देखते पूछने लगी, क्योंकि उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। ताशफैन ने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो अपने जहन पर जोर डालने लगी। ताशफैन, आज तो मेरा बर्थडे है ना? वो अचानक एक्साइटेड होते उसे बताने लगी। हाँ, मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो उसे देख कर रह गई। आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मेरा मतलब, मैंने तो आपको कभी बताया ही नहीं। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसके शोहर को उसका बर्थडे याद था, उसके लिए ये काफ़ी हैरान कुन बात थी। जी, मुझे आपकी बर्थडे याद थी, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारा पाकिस्तान से बायोडाटा निकाल कर तुम्हें यहाँ एडमिशन दिलवा सकता है, क्या वो तुम्हारा बर्थडे मालूम नहीं कर सकता? मांगो, क्या मांगती हो? आज तुम्हारी बर्थडे की खुशी में मैं तुम्हें कोई भी अच्छा सा तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन मांगना वो जो मुझे बुरा ना लगे। वो उसे खुद से करीब करते उसके हाथ से केक काटने लगा। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी फैमिली का जिक्र करे, इसीलिए साथ ये भी कह दिया कि कुछ ऐसा मांगो जो मुझे बुरा ना लगे। यकीनन वो उसकी बात की गहराई को समझ गई थी। बस आप मेरा नाम याद कर लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने छोटे छोटे मोतियों जैसे दांत दिखाते शरारत से बोली तो ताशफैन मुस्कुरा दिया था। उसका कहकहा बेसाख्ता था। बहुत मुश्किल नाम है तुम्हारा लड़की, याद ही नहीं रहता मुझे। मैंने बहुत कोशिश की, भूल जाता है मुझे। वो बेबसी से बोला। ठीक है, तो कल अच्छे बच्चों की तरह 1000 बार मेरा नाम लिख कर देंगे आप मुझे, इस तरह आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। वो रूठे अंदाज में बोली तो ताशफैन एक बार फिर से मुस्कुरा दिया, जबकि केक काटते वो उसके लबों तक ले जाने लगी। मुझे इस तरह खाना पसंद नहीं। तो फिर क्या ख्याल है, तुम्हारे इस बर्थडे को मज़ीद यादगार बनाया जाए? म्यूज़िक ऑन करता वो उसे खुद की तरफ अपने साथ लगा गया, जबकि वो शर्म से निगाहें झुकाए उसके कंधों पर हाथ रखे थी। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद से लगाए आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक पर मूव कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा था। उसने गुस्से से फ़ोन को देखा और हाथ बढ़ाकर फ़ोन चेक किया तो रोज़ की कॉल आ रही थी। सुबह उसने रोज़ को फ़ोन पर कह दिया था कि वो नहीं आ सकता, तो वो क्यों उसे फ़ोन कर रही थी? उसने बिना सोचे समझे फ़ोन काट दिया और साथ ही फ़ोन ऑफ कर दिया। अब उसका कोई इरादा नहीं था रोज़ को अपने हसीन वक्त को बर्बाद करने का मौका देने की। मोबाइल एक तरफ फेंकते वो अब उसे एक दफ़ा फिर अपने नज़दीक कर चुका था। आज जब वो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका था तो वो मुकम्मल हो चुकी थी। वो उसके निकाह में ही नहीं बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को भी मुकम्मल कर चुकी थी। वो उसकी संगत में बेहद खुश थी, और ताशफैन उसके चेहरे की खुशी को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था। न जाने उसने कितनी मर्तबा उससे कहा था कि वो उसके लिए ज़िंदगी बन गई है, उसके जीने की वजह बन गई है। वो सिर्फ उसे अपना ही नहीं बनाना चाहता बल्कि उसका हो जाना चाहता है। और हकीकत तो ये थी कि वो उसका हो चुका था, आज से नहीं, न जाने कब से, या हमेशा से वो था ही उसी का।